नमस्कार दोस्तों, एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाए रखने के लिए कई प्रकार के सर्विसेज की जरूरत होती है, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, कंसल्टेंसी, लीगल एक्सेट्रा। और क्या आप जानते हैं कि ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की जो 4 सबसे बड़ी फर्म्स होती है, जिसे ग्लोबल फर्म्स कहा जाता है, वो कहलाती है बिग 4, जिनके नाम है डेलॉइट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, अर्न्स्ट एंड यंग एंड केपीएमजी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चारों फर्म्स इंडियन फर्म्स नहीं है, दे ऑल वर फाउंडेड आउटसाइड इंडिया, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के आगे चलकर बात की है। लेकिन अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं। वो सभी बच्चे जो इंडिया में सीए का कोर्स कर रहे हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, हर साल हजारों बच्चे अपनी ट्रेनिंग आर्टिकलशिप करने के लिए बिग 4 में अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और हजारों बच्चे चाहते हैं कि वो बिग 4 में जॉब करें। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहां पर बता दूं कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बहुत क्लियरली कहता है कि इंडिया में सीए की प्रैक्टिस या तो कोई इंडिविजुअल कर सकता है, या कोई पार्टनरशिप फर्म कर सकती है, या सिर्फ एक एलएलपी कर सकती है। तो फिर आखिर ये इंटरनेशनल कंपनीज हमारे हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर कैसे रही है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको ना सिर्फ बिग 4 के सच के बारे में बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि क्या आपको बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी चाहिए, और अगर हां तो उसके 12 सवाल मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स क्लियर कर सीए इंटरमीडिएट में जाते हैं, और फिर सीए इंटरमीडिएट के बाद सीए फाइनल में जाते हैं। तो आईसीएआई के रूल्स के हिसाब से इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्लियर करने के बाद सभी स्टूडेंट्स को 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप करना होता है। और यहां पर बच्चा होता है कंफ्यूज कि मैं आर्टिकलशिप एक छोटी फर्म से, स्मॉल साइज फर्म से, एक मीडियम साइज फर्म से करूं, या फिर मैं एक बिग 4 में जाऊं। वेल, रियली स्पीकिंग, बिग 4 का जो चार्म और अट्रैक्शन है, उसके चलते हजारों बच्चे बिग 4 की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन बिग 4 में वैकेंसीज होती है बहुत ही कम। तो आज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक वेबसाइट के रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की जो टॉप 10 अकाउंटिंग फर्म्स हैं, उसकी लिस्ट यहां पर आप लोगों के सामने है, जिसका नाम है डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, बीडीओ, RSM, ग्रैंड थॉर्टन, नेक्सिया इंटरनेशनल, क्रोए हॉर्वर्थ एंड बेकर टिली। लेकिन इन 10 बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स में से हम यहां पर बात सिर्फ बिग 4 की क्यों कर रहे हैं। इवन दो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के बड़े बड़े शहरों में ऑलमोस्ट हर एक बिग 10 की यहां पर आपको ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन हम यहां पर बात बिग 4 की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप 2024 का इनका रेवेन्यू देखेंगे तो इट इज माइंड बॉगलिंग, $203 बिलियन। मतलब इन बिग 4 ने अपनी रेवेन्यू जो की है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, वो $203 बिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू है। यही कारण है कि लोग इन 4 बिग 4 को बिग 4 के नाम से संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इन बिग 4 की हिस्ट्री को देख लेते हैं। Deloitte was founded in the year 1845 by Sir William Welch Deloitte at London, UK. PwC एक मर्जर के थ्रू बना था इन द ईयर 1998, जहां 2 बड़ी फर्म्स एक साथ आई थी। एक का नाम है प्राइस वाटर हाउस, जो कि 1849 बेस्ड फर्म थी, और दूसरी कूपर एंड लाइब्रेंड, जो कि 1854 में बनी थी, और ये दोनों ही लंदन बेस्ड फर्म्स थी। E&Y was also an outcome of a merger in the year 1989, जहां पर शिकागो बेस्ड 1906 की एक फर्म अर्न्स्ट एंड विनी और 1979 की यूएसए फर्म आर्थर यंग एंड कंपनी एक साथ आती है। ऐसी ही कोई हिस्ट्री केपीएमजी की है, जहां 1987 में एक अमालगमेशन होता है नीदरलैंड बेस्ड एक कंपनी का और एक दूसरी कंपनी का, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी होती है, और ये दोनों एक साथ आती है और अमालगमेट होती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है यहां पर कि जब आईसीएआई अपने एक्ट में क्लियरली कहता है कि इंडिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की सर्विसेज जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर सकता है, तो गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ये कंपनीज इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर कैसे रही है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, ये सभी कंपनीज इंडिया में फंक्शंस करती है थ्रू देयर इंडियन एंटिटीज, जो कि एक फर्म या एलएलपी होती है और आईसीएआई के पास रजिस्टर्ड है। तो डेलॉइट काम करती है थ्रू डेलॉइट टॉश तोहमत्सो इंडिया एलएलपी, पीडब्ल्यूसी काम करती है थ्रू प्राइस वाटर हाउस एंड कंपनी एलएलपी, ईएनवाई काम करती है थ्रू एसआर बॉटली बॉय एंड कंपनी, एंड केपीएमजी काम करती है थ्रू बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी।
सो वो सभी बच्चे अब जो सीए इंटरमीडिएट पास होकर आगे बढ़ेंगे और बिग 4 से आर्टिकलशिप करना चाहते हैं, आप सब लोगों ने मुझे रीच आउट किया था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे, आपने मुझे ईमेल्स किए थे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे रीच आउट किया था और आपने बहुत सारे सवाल इस पे पूछे हैं। वेल रियली स्पीकिंग इट्स अ हाईली सॉट टॉपिक जहां पर बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि यार आखिर बिग 4 में आर्टिकलशिप करें या ना करें, और अगर करना है तो कैसे अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर होती है। तो आपके इन सभी सवालों को कोलेट कर कर मैंने यहां पर लिस्ट बनाई है 12 क्वेश्चंस की, जिसको मैं आज की इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं। एक बार वो लिस्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डू यू कंपेयर बिग 4 वर्सेस मिड साइज फर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ टू गेट इनटू बिग 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडियल सीवी फॉर बिग 4 एप्लीकेशन की, अगर आप बिग 4 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सीवी कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिग 4 में से कैसे सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कि आपने सुना होगा बिग 4 में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में से आप कैसे सेलेक्ट करेंगे अपने लिए सही डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्क कल्चर इन बिग 4, क्योंकि इसको लेकर लेटेस्ट में काफी डिस्कशन हो रहा है, बहुत न्यूज आ रही है। हाउ डू यू मैनेज अकेडमिक लाइफ वाइल बीइंग इन बिग 4, बिकॉज आप इंटरमीडिएट के बाद जब आर्टिकलशिप करेंगे तो आर्टिकलशिप के साथ आपको बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे कि सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल और फिर साथ में सीए फाइनल की प्रिपरेशन, तो आखिर वो कैसे होगी। मेन क्वालिटीज दैट यू लर्नड इन बिग 4 विच यू वुड हैव नॉट लर्नड इन एनी अदर फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बिग 4 आपको वो क्या एक्स्ट्रा चीजें ऑफर कर रहा है, वो हम देखने वाले हैं। स्टाइपेंड इन बिग 4, ये बहुत ही अट्रैक्टिव सवाल होता है बच्चों का कि बिग 4 में कितना पैसा मिलता है, सीए फाइनल के लिए छुट्टियां कितनी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 बिग 4 से आर्टिकलशिप करने के बाद करियर प्रोस्पेक्टस क्या है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिग 4। तो आइए एक एक कर इन सभी सवालों को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं यहां मैं सिर्फ बिग 4 को फेवर या अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों के सामने फैक्ट्स रख रहा हूं और किसी को भी इससे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। आप सभी जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं इसको अच्छे से देखिए, आपके सामने फैक्ट्स मैंने रखे हैं और ये फैक्ट्स रखने के लिए मैंने खुद ने तो रिसर्च किए, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट से बात की है जो अभी करंटली बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए एक सच्चा और एक प्रूवन रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख सकूं, जिसको देखकर आप एक सोचा समझा डिसीजन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि हम बिग 4 को कैसे कंपेयर करते हैं बाकी मिड साइज फर्म के साथ। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिस वीडियो इज नॉट टू ऑफेंड एनीवन एंड नॉट टू फेवर एनीवन, ना ही ये वीडियो एक स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट सिर्फ मेरा एक ऑब्जेक्टिव है आपके सामने फैक्ट्स रखना। दोस्तों मैंने आपके लिए कोशिश की है 8 ऐसे पॉइंट्स को यहां पर आपके सामने लेकर आऊं जहां पर मैं बिग 4 को कंपेयर करता हूं बाकी सारे अदर मिड साइज फर्म्स के साथ। तो यार यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन लोगों का प्रेजेंस बहुत बड़ा होता है, इन लोगों के पास क्लाइंटल बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बड़ी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि हम आपकी कंपनी में पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी लगाएंगे जब आपकी कंपनी का ऑडिट अगर कोई बिग 4 कर रहा होगा, तो नहीं तो हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म, वर्क कल्चर, clientele, the compensation and the benefits that they are offering, the career opportunities, the corporate work culture, there are so many other things that makes Big 4 different as compared to the normal CA firm. अगर हम नॉर्मल सीए फर्म की बात करते हैं तो दोस्तों आपने वहां पर देखा होगा कि मिड साइज क्लाइंट्स होते हैं जहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है। लेकिन एक बात मैं यहां पर और बता देता हूं आप लोगों के सामने कि मिड साइज फर्म और स्मॉल साइज फर्म के अपने अलग बेनिफिट्स हैं। मैंने अपनी आर्टिकलशिप मिड साइज फर्म से भी की है, स्मॉल साइज फर्म से भी की है, एंड देन आफ्टर माय आर्टिकलशिप गॉट ओवर मैंने बिग 4 भी ज्वाइन किया, तो मेरे पास तीनों का एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहते हैं कि मिड साइज फर्म और स्मॉल साइज फर्म पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर मुझे जरूर बता दीजिएगा इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चा ये पूछना चाहता है कि सर अगर मुझे बिग 4 में आर्टिकलशिप करनी है तो मैं कैसे वहां पे रीच आउट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे तो कोई चाचा ताऊ वहां पर बिग 4 में है नहीं और मैं किसी को वहां पर जानता नहीं, तो हाउ डू आई गेट इनटू आर्टिकलशिप। वेल रियली स्पीकिंग ये कंपनीज में इतनी आसानी से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है। वेल एक ऑप्शन तो होता है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, करियर सेक्शन में जाएं और वहां पर जाकर ओपनिंग्स देखें। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इनकी ईमेल आईडीज इधर उधर से जमा कर ले और ईमेल आईडीज जमा कर आप उनको कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं। वेल ये दोनों ऑप्शंस में आउटकम कितना आएगा रियली स्पीकिंग पता नहीं, लेकिन अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं जो थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है वो है रेफरल्स के थ्रू जाना। अगर आपका कोई दोस्त या पहचान वाला वहां पर आर्टिकलशिप कर रहा है या जॉब कर रहा है
तो आप उनके थ्रू अपना रिज्यूम्स वहां पर भेज सकते हैं। लेकिन एक जो अभी यहाँ पर आउटकम निकल के आ रहा है, जैसा मैंने कहा, मेरे बच्चे जो अभी बिग फोर में आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनके थ्रू पता चला है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो है लिंक्डइन। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना है कि लिंक्डइन के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो सक्सेस रेट काफी ज्यादा होता है। वेल, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम लोग सभी लोग सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो हम लोगों के जहन में सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम आता है। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि दोस्तों, ये सिर्फ मनोरंजन की जगह है, या फिर मैं कहूंगा ये वो हॉटस्पॉट्स है जहां पर आपको सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे। मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है उसको पर्सनल कंजम्पशन की तरह यूज करना चाहिए, और अगर प्रोफेशनली आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन का इस्तेमाल आपको वहां पर करना चाहिए। अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को, पेज को बहुत अच्छे से बनाएं और उसको अच्छे से बनाकर वहां से आप बिग फोर में एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहां सामने है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर, अगर मुझे बिग फोर में जाना है तो बिग फोर में जाने के लिए मैं अपना रिज्यूमे कैसे बनाऊं। एक गलती बच्चा जो यहां पर करता है कि वो अपना रिज्यूमे अच्छे से नहीं बनाता है और वहीं पे वो रिजेक्ट हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर देता हूं दोस्तों, कि आप इंटरव्यूअर से बाद में मिलते हैं लेकिन आपका रिज्यूमे ना इंटरव्यूअर से सबसे पहले मिलता है, और वहीं पे वो इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेता है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, आप सेलेक्ट होंगे या आप रिजेक्ट होंगे। तो आपका रिज्यूम जो है ना बहुत सॉलिड होना चाहिए। कुछ की पॉइंटर्स यहां पर मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, इस पर गौर फरमाइएगा दोस्तों। आइडियली जो आपका रिज्यूम होता है वो 1 पेज का होना चाहिए या मैक्सिमम 2 पेज का, इससे बड़ा रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर इफ योर रिज्यूमे इज अटैच्ड विद अ कवर लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपका जो रिज्यूम है वो बहुत फैंसी नहीं होना चाहिए। आजकल मैंने देखा है लोग ऑनलाइन जाते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, वहां से जाकर रिज्यूमे बनाते हैं। यार, आपका रिज्यूम जो है ना बहुत सिंपल और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके रिज्यूम में अगर फैंसी कलर्स या ग्राफिक्स देखकर या आपकी मॉडलिंग की फोटोज देखकर आपको जॉब मिल जाएगा तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। वो इंटरव्यूअर वही समझ जाएगा कि भैया ये बंदा जो है ना, ये टिकटॉक या इंस्टाग्राम वाला बंदा, ये हमारे काम नहीं आने वाला है। तो रिज्यूम को जितना हो सके सिंपल रखे, ओरिजिनल रखे, खुद बनाए। मतलब आपने अगर खुद ने रिज्यूम बनाया तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। आपका जो रिज्यूम होता है इट शुड स्टार्ट विद एन ऑब्जेक्टिव, जहां से आपका माइंडसेट पता चलता है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, इस जॉब में, इस पर्टिकुलर वैकेंसी में मैं क्या देख रहा हूं और मैं कैसे कंपनी को बेनिफिट दे सकता हूं। इट शुड स्टार्ट विद एन ऑब्जेक्टिव, और आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है वो बहुत क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि कीप योर सोशल मीडिया वेरी नीट एंड वेरी क्लीन, बिकॉज वो भी ऑडिट होता है, वो भी चेक होता है। स्पेशली लिंक्डइन के बारे में मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। द रिज्यूमे शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, जहां पर आप अपने रिज्यूम को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड देन कम्स डिक्लेरेशन। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बहुत बार ऑब्जर्व किया गया है कि लोग अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं कि मैंने कोई स्केटिंग क्लास में ये इनाम जीता है, मैंने ये जयंती में ये इनाम जीता है। मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल रिज्यूम में ये सब मायने नहीं रखता है। अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। जो अचीवमेंट्स आपके इस जॉब के लिए रेलेवेंट है, सिर्फ उन्हीं अचीवमेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करना है। अगर मैं आपके प्रोफेशनल कॉलम की बात करूं तो आपका जो क्वालिफिकेशंस है इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द रीसेंट क्वालिफिकेशन एट द टॉप, एंड जो पुरानी क्वालिफिकेशन है इट शुड कम एट द बॉटम। सो रिज्यूमे बहुत इफेक्टिवली बनना चाहिए बिकॉज ये आपके बारे में बताता है। चौथा सवाल यहां पर ये आता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम बिग फोर में से किसको सेलेक्ट करें और किसको सेलेक्ट ना करें। तो यार यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मोटा मोटी इन चारों कंपनीज को अगर आप देखेंगे या किसी भी बिग टेंस को अगर आप देखेंगे तो इनके वर्क कल्चर में एज कोई चेंज नहीं होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। बट स्टिल देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आई एम कीपिंग इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच यू कैन कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग वन बिग फोर आउट ऑफ द बिग फोर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है यार आपकी लोकेशन क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं। मैंने काफी बार देखा है कि एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट कंफर्टेबल होता है कि अगर उसको गुड़गांव में लोकेशन मिल जाए, दिल्ली, नोएडा में कहीं लोकेशन मिल जाए तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है रादर देन उसको चेन्नई या मुंबई की लोकेशन मिले। तो सबसे पहला है कि आपके ज्योग्राफिकल प्रेफरेंसेस क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैकेंसी कहां पे अवेलेबल है। मैं चाहता हूं बिग फोर में काम करना तो मुझे चाहिए यार सबसे ज्यादा मैं फ्लेक्सिबल रहूं इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। अगर मैं खुद बहुत रिजिड रहूंगा
तो फिर भैया मुझे मेरे हिसाब से लोकेशन नहीं मिलने वाली है। तीसरी चीज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे बहुत स्पेसिफिक टारगेट रख के आते हैं कि मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग में ही काम करना है, तो फिर आपको देखना होगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग की वैकेंसी कहां पे वर्सेस आप ये देखते हैं कि बिग 4 की वैकेंसी कहां पे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एक्सपीरियंस को मेक या ब्रेक कर सकता है, वो है आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कैसे होता है। वेल, यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि बिग 4 के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है सर, इन सभी डिपार्टमेंट से मैं कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूं? यार मेरा एक बहुत सिंपल मानना है, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूं कि सीए का जो कोर्स है और ये जो आर्टिकल्स ट्रेनिंग है, जो पहले कभी 3.5 साल की होती थी, फिर बाद में 3 साल की, और अभी आर्टिकलशिप घट के रिड्यूस होकर 2 साल की रह गई है। दोस्त, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यार अगर आप सीखना चाहो तो आप कुछ स्पेसिफिक चीजों को 6 महीने में सीख सकते हो, नहीं तो फिर 3 साल भी आपके कम पड़ जाते हैं। वेल, शायद ही कोई ऐसा सीए स्टूडेंट होगा पास्ट में या प्रेजेंट में जो ये कह सकता है कि मैंने अपनी आर्टिकलशिप में सब कुछ अच्छे से सीख लिया। वेल, रियली स्पीकिंग इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात, एट इंटरमीडिएट लेवल यू गाइज आर टू यंग टू डिटरमाइन कि मेरा आगे करियर मुझे किस चीज में बनाना है। डेफिनेटली कुछ लोग सोच सकते हैं, बट अभी तक आपको वो पूरी तरह एक्सपोजर मिला नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एकेडमिक लाइफ देखी है, प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखी है। काफी बार ऐसा होता है कि एकेडमिकली मुझे कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि यस, मुझे मेरी लाइफ में करियर इसी सब्जेक्ट में बनाना है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली उन चीजों को इवैल्यूएट करता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं यार, दिस इज बेटर देन दैट। तो मेरी ओपिनियन में अगर आप इस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी रखें, डिपार्टमेंटलाइजेशन को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी रखें, तो ज्यादा बेहतर होगा अगर आप बिग 4 में काम करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर कोई बंदा बहुत स्पेसिफिक है कि नहीं यार मुझे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही काम करना है, अब बिग 4 नहीं रहा तो भी चलेगा, देन देयर आर सम चांसेस कि यू मे और यू मे नॉट गेट बिग 4, बिकॉज टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहां पर वैकेंसी सबसे कम निकलती है, जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में वैकेंसी सबसे ज्यादा निकलती है। एंड प्लीज बी लर्नड दैट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। अगर हम ऑडिट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उसमें भी स्टैट ऑडिट की बात करते हैं, तो बी रेडी टू ट्रैवल अ लॉट, और फिर वहां पर जाकर आप इस चीज का हवाला नहीं दे सकते हो कि यार मेरी तो क्लासेस मिस हो रही है और मुझे तो क्लासेस अटेंड करनी है। दिस ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन नंबर 6, विच इज अ वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन नाउअडेज, कि यार बिग 4 का वर्क कल्चर कैसे होता है। वेल, रियली स्पीकिंग यार मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज कहना चाहता हूं, एंड नो ऑफेंस टू एनीवन। यार इट्स अ कंपनी, और जब मैं बात करता हूं कंपनी की, तो देयर इज गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट कल्चर। और जब कॉर्पोरेट कल्चर की बात की जाती है तो ये चीज समझ लीजिएगा, एवरी सिंगल कंपनी, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, वो आपके खून के, आपके पसीने के आखिरी कतरे तक आपका पूरा के पूरा, कहते हैं ना, कस निकाल लेगी। मतलब जब तक आप आखिरी दम तक मेहनत ना करें, वो आपसे मेहनत करवा के लेगी। नो वन विल पे यू 1 रुपी until and unless they earn 2 or 3 from you. That's as simple as that. So it is a company, और हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन में दिल नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब होता यह है कि यहां पर मुझे लगता है बहुत कुछ हम में खुद में पर्सनली मैटर करता है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। देख दोस्त, जिंदगी में ना स्ट्रेस तो आएगा। जब हम गाड़ी भी चलाते हैं सड़क पे तो स्ट्रेस आता है, हम पढ़ाई भी करते हैं तो स्ट्रेस आता है, क्लास में होमवर्क नहीं किया तो स्ट्रेस आता है, जिंदगी में मम्मी पापा भैया भाभी सबको स्ट्रेस आता है। अब यही स्ट्रेस जो है ये काम में भी आता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ वेल डू यू मैनेज दिस स्ट्रेस। बिग 4 के वर्क कल्चर की बात की जाए, प्रोफेशनल वर्क कल्चर होता है। लर्निंग को ये लोग बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, टाइम टू टाइम आपकी लर्निंग्स होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। एम्प्लॉय के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कई तरीके की चीजें, जैसे कि ट्रिप्स कंडक्ट की जाती है, सेलिब्रेशंस कंडक्ट की जाती है। लेकिन फिर भी जब काम होता है तो भैया रगड़ के काम होता है, और जब रगड़ के काम होता है तो कुछ लोग शायद वो प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। बेटा पैसा तो ये बहुत देता है, लेकिन मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा कि मारवाड़ी गुजराती वाली बात है, अगर आपको कोई पैसा देगा तो आपसे पूरा के पूरा उसका फायदा उठाएगा, और आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है। वेल, रियली स्पीकिंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, और ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन सा है। एक लास्ट चीज इस क्वेश्चन में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक ही कंपनी में, एक ही फर्म में काम करते हैं, बट उनके 2 अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है रिपोर्टिंग मैनेजर। अब यार कहते हैं ना कि हम हर जगह हर चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं,
एक मिड साइज फर्म या स्मॉल फर्म में जहां आपको कंपैरेटिवली पढ़ाई के लिए समय ज्यादा मिलेगा, बिग फोर का बच्चा हमेशा इस एक सवाल को लेकर परेशान रहेगा कि यार आखिर मैं अपनी एकेडमिक लाइफ को मैनेज कैसे करूं। अभी मैंने आपसे रेफर किया कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो बी रेडी टू ट्रैवल, बी रेडी टू वर्क एक्स्ट्रा, बी रेडी फॉर लेट शिफ्ट्स, ताकि आप अपना काम पूरा कर सकें। लेकिन इसकी वजह से आपकी क्लासेस मिस हो सकती है और आपकी पढ़ाई हैम्पर हो सकती है। तो सवाल यहां पर यह आता है कि सर अगर मैं बिग फोर में काम करना चाहता हूं तो मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करूं। वेल रियली स्पीकिंग, सबसे पहले ना अपने मन से रिग्रेट निकाल लेना कि यार अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो कुछ तो बहुत ही ऐसा नुकसान हो जाएगा, ये वाली बात नहीं है। You are certainly earning something. You are earning, the credibility of Big Four. You are earning that experience and obviously lot of money, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप फिर भी अपना वर्क लाइफ मैनेज करना चाहते हैं तो you will have to be like a honey bee. जैसे एक मधुमक्खी अलग अलग फूल पे जाकर उससे उसका रस निकाल लेती है, चूस लेती है और फिर एक अपना नेक्टर बनाती है, आपको भी वैसे ही काम करना होगा। आपको जल्दी उठना पड़ेगा, आपको वीकेंड के प्लान्स ड्रॉप करने पड़ेंगे, आपको दोस्तों के आउटिंग के प्लान्स ड्रॉप करने पड़ेंगे और जब भी जैसे भी समय मिलता है आपको अपनी स्टडीज के लिए वो समय निकालना होगा। एनी व्हिच वेज दोस्तों, सीए फाइनल की जो पढ़ाई है अब वो मैक्सिमम पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप अपने लैपटॉप पे अपनी वीडियो क्लासेस कैरी कर सकते हैं, पीडीएफ बुक्स कैरी कर सकते हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप अपने सिटी में है, क्लाइंट प्लेस पे कहीं पे भी है, आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फॉलो दैट डिसिप्लिन। ऑब्वियसली कहते हैं ना, ये कॉर्पोरेट कल्चर अपने साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लेकर आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, आप एक ऐसी सराउंडिंग में रहेंगे जहां पर बहुत हाई फाई लोग रहने वाले हैं, तो आपका भी मन करेगा कि चलो मैं भी रेस्टोरेंट्स में जाऊं, क्लब्स में जाऊं, पार्टीज में जाऊं। इन सब से मन मारकर आपको घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो आपको बिग फोर की क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी और एक अच्छा एकेडमिक रिजल्ट भी मिलेगा। अगला सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटीज है जो मुझे बिग फोर में मिलेगी जो शायद मिड साइज फर्म में मुझे ना मिले। मैं इसकी एक पूरी लिस्ट यहां पर मैंने आप लोगों के सामने दी है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स को मैं यहां पर एलैबोरेट करना चाहता हूं। दोस्त, एक बहुत छोटी सी चीज है कि मिड साइज फर्म में मैंने देखा है कि आप कैसे भी चले जाते हैं ऑफिस में, किसी भी तरीके की ड्रेसिंग में चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा कभी कभी मैटर नहीं करता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, नो ऑफेंस टू एनी फर्म, लेकिन अगर आप बच्चे लोग चाहते हैं कि मैं मिड साइज फर्म और स्मॉल फर्म पे अलग से वीडियो बनाऊं तो वीडियो में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन बिग फोर इस चीज को लेकर बहुत पेक्यूलर है। मुझे पता है, मैं जब डेलॉइट में काम करता था तो मैंने वहां पर पहली बार सीखा कि शर्ट और पैंट के कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, बेल्ट का भी एक कलर होता है और सॉक्स के भी एक कलर होते हैं, शूज के कलर होते हैं जो आपके ट्राउजर्स के कलर के साथ मैच होना चाहिए। Isn't it amazing? A well-groomed man is a very important thing which I really learned in Deloitte. लड़कियां तो बहुत अच्छे से रहती है, बट लड़कों को कैसे ग्रूम होना चाहिए ये मैंने वहां पर सीखा था। आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आज भी जब किसी को मैसेज भेजता हूं या ईमेल लिखता हूं तो एक इंसान जो ऑलरेडी बिग फोर में काम कर रहा है या कर चुका है, वो मेरा मैसेज और ईमेल देखकर मुझे बता देता है, हैव यू वर्कड इन बिग फोर? मैं कहता हूं यस, आई से प्राउडली यस, आई वर्क विद डेलॉइट। तो फिर वो मुझे कहता है ओके, मैं आपकी ड्राफ्टिंग के बेसिस पे समझ गया, जिस तरीके से आपने मुझे मैसेज लिखा है या जिस तरीके से आपने मेल लिखा है वो देखकर समझ में आता है कि आप बिग फोर से हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको अलग अलग प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, रिव्यू मीटिंग्स होती है, क्लाइंट मीटिंग्स होती है, एंड यू रियली इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इंटरपर्सनल एंड सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके सराउंडिंग में बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में, और उन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, अपने से बड़े भी, अपने से छोटे भी। There is a heterogeneous crowd, मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, पीपल विद ईगो, पीपल विदाउट ईगो। तो आप उन लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हाउ यू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, ये दुनिया की कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती है, ये आप यहाँ पर सीख सकते हैं विद दिस वर्क कल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लर्निंग पे जोर दिया जाता है, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ता है। हर वीकली कुछ मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, और ये मॉड्यूल्स जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाते हैं, आप अकेडमिकली भी खुद को स्ट्रांग बनाते जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ना, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो बिग फोर को अलग बनाता है एज कंपेयर टू अदर मिड साइज और स्मॉल फर्म। वेल, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में बच्चा जानना चाहता है, स्टाइपेंड के ऊपर क्या क्राइटेरिया है। वेल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने तरफ से मिनिमम स्टाइपेंड डिफाइन किया है, पर मैक्सिमम स्टाइपेंड को कहीं डेफिनेशन नहीं दी है। जहां पर एक मिड साइज फर्म फर्स्ट ईयर आर्टिकल को 4,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए देता है और सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप में 8,000 से लेकर 12,000 पे करता है,
दोस्तों वहीं पे बिग 4 की जो स्टाइपेंड है वो 15,000 से 22,000 इन द फर्स्ट ईयर और 20-22 हजार से 35,000 रुपए स्टाइपेंड होती है इन द सेकेंड ईयर। वेल फर्दर स्पीकिंग ये कोई स्टैंडर्ड रेट्स नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन डिपार्टमेंट्स, लोकेशन एंड द फर्म एक्सेट्रा। बट ये बात तो जरूर फैक्ट है कि बिग 4 की जो स्टाइपेंड है वो बाकी फर्म से बहुत ज्यादा होती है और यहां पर बच्चा काफी अट्रैक्ट होता है कि यार मुझे एक अच्छा खासा पैसा कमाना है और मुझे अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मैं चाहता हूं कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं, इसीलिए मैं बिग 4 में जाना चाहता हूं। वेल मेरी ओपिनियन में ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फैक्टर, बट सिर्फ ये चीज कहना कि मैं सिर्फ अच्छी स्टाइपेंड के लिए बिग 4 में जा रहा हूं गलत होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने आज के इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस रखे हैं जो मोर और लेस आपको एक ब्रॉड स्कोप देगा सोचने का कि यार अब मैं सोच के डिसीजन लूंगा कि मुझे बिग 4 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगला सवाल यहां पर बच्चों का यह आता है कि सर बिग 4 में अगर हम आर्टिकलशिप करते हैं तो क्या हमें एडिक्वेट छुट्टियां मिलती है हमारी सेल्फ स्टडी के लिए? वेल रियली स्पीकिंग ये सवाल जितना बिग 4 के लिए रेलेवेंट है उतना ही ये सवाल मिड साइज फर्म या स्मॉल फर्म के लिए भी रेलेवेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आईसीएआई का प्रोविजन देख लेते हैं। दोस्तों अभी जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट कहती है कि एक स्टूडेंट को एक साल में 12 छुट्टियां अलाउड है, मतलब 2 साल की आर्टिकलशिप में 24 लीव्स आर अलाउड। तो अगर आप 24 लीव से ज्यादा लेते हैं तो आपका एक्सटेंशन होगा। वेल रियली स्पीकिंग ये तो वो है जो आईसीएआई कहता है, लेकिन इंटरनली कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, इंटरनली कुछ जुगाड़ किया जाता है। यहाँ पर बात बहुत सिंपल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कोई भी फर्म हो, चाहे वो मिड साइज फर्म हो, स्मॉल फर्म हो या फिर वो बिग 4 हो, ये सिंपल सी चीज कहती है कि अगर आप हमारे लिए काम करते हैं, जब हमें जरूरत है, जब हमारा सीजन होता है, टैक्स ऑडिट का सीजन होता है या और कोई सीजन होता है, तब आप अगर हमारे लिए एक्स्ट्रा करते हैं तो हम आपको कॉम्प ऑफ देंगे, कॉम्पेंसेटरी ऑफ देंगे। मतलब ये जो छुट्टियां होती है ये टोटली सब्जेक्ट टू डिस्कशन होता है। वेल रियली स्पीकिंग जितने मेरे स्टूडेंट्स अभी बिग 4 में आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड्स के अलावा बिग 4 उनको तकरीबन 4 महीने से 5 महीने की छुट्टियां देता है फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन एंड AICITSS। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपके सामने रख रहा हूं कि नए स्कीम के अंदर आप सीए फाइनल की एग्जाम देंगे उससे पहले आपको एक कोर्स करना होता है जिसका नाम है एडवांस इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। और जब तक आप ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं करते तब तक आप एग्जाम नहीं दे सकते। ये सर्टिफिकेशन कोर्स आईसीएआई खुद कंडक्ट करता है जिसके लिए तकरीबन 1 महीना लगता है और आपको ये 1 महीने की छुट्टी मिलाकर प्लस एग्जाम की छुट्टी मिलाकर बिग 4 तकरीबन 4 से 5 महीने या 6 महीने की छुट्टी दे सकता है। देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल ऑन इट, बट अगर आप बिग 4 में आर्टिकलशिप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आप इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछना ना भूले कि यार हम लोगों को फाइनल के लिए तैयारी करने के लिए छुट्टी कितनी मिलने वाली है। अगला सवाल यहां पर यह आता है कि अगर मैं बिग 4 से आर्टिकलशिप करता हूं या नहीं करता हूं तो उसका मेरे करियर पे क्या असर पड़ने वाला है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको ये बता दूं बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जो आर्टिकलशिप तो स्मॉल या मिड साइज फर्म से करते हैं लेकिन बाद में सीए बनने के बाद जॉब करने के लिए बिग 4 के पास जाते हैं। वेल यार ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि बिग 4 इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिक्रूटर व्हेन इट कम्स टू आईसीएआई कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो आप अगर सपोज आर्टिकलशिप बिग 4 से करते हैं तो पोस्ट क्वालिफिकेशन बिग 4 में जॉब करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है बिकॉज फिर आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, आपको इंटरव्यू और ये सारी चीजों को पास करने की जरूरत नहीं होती है। तो करियर प्रोस्पेक्टस आफ्टर बिग 4 इज वेरी वेरी अमेजिंग। एक और मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मुझे याद है कि जब मैं क्वालिफाई हो चुका था और मैं डेलॉयट के बाद दूसरी जगह जॉब करने जा रहा था, मेरी आदत थी मैं बहुत जगह एप्लीकेशंस देता रहता था, इंटरव्यूज देता रहता था जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। तो मैंने वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज नोट की कि मैं क्योंकि मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप कर चुका था, मेरी आर्टिकलशिप को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन मेरे साथ एक दूसरा कैंडिडेट बैठा होता था, वो क्योंकि बिग 4 से आर्टिकलशिप करके आया तो उसकी आर्टिकलशिप के टर्म को भी वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया गया था। जस्ट शेयर्ड, जस्ट फॉरवर्डेड एज रिसीव। तो मैंने ये एक चीज एक्सपीरियंस की थी। तो मेरी ओपिनियन में अगर आप अपनी आर्टिकलशिप की शुरुआत बिग 4 से करते हैं तो ये आपके रिज्यूमे के लिए, आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर सब लोगों का ये आता है कि सर एक सिंपल सी चीज आप हमको बता दीजिए कि बिग 4 में काम करने के प्रोस और कॉन्स क्या है, उसकी लिस्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है। दोस्तों ये वीडियो मैंने कोई वर्डिक्ट देने के लिए नहीं बनाया है कि बिग 4 में आप आर्टिकलशिप करें या ना करें। ये वीडियो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं जहां पर मैं आपको बिग 4 के बारे में सारी जानकारी दे सकूं कि बिग 4 की एक हिस्ट्री क्या है, बिग 4 से जुड़े ये 12 सवाल जो आपको ध्यान रखना है बिफोर यू ज्वाइन आर्टिकलशिप। ये 12 सवालों के जवाब मैंने यहां पर आप लोगों के सामने दिए अलॉन्ग विद ऑल द रिसर्च एंड फैक्ट्स।
अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, मेरे गोल्स क्या है, और ये फैक्टर्स आपको कंसिडर करके फिर ये डिसीजन पे आना है कि मुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप करनी है या नहीं करनी है। एक आखिरी चीज जो बहुत बच्चे मुझे कहते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर क्या मुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप करना चाहिए, तो मैं उससे पूछता हूं बेटा तूने अप्लाई किया है क्या, तो कहता है नहीं सर मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं यार यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहता हूं, जस्ट बी फ्लेक्सिबल इन अप्लाइंग। जब तक आपके पास सामने से ऑफर ना हो, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट कि मुझे बिग फोर में आर्टिकलशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली वंस यू गेट ऑफर फ्रॉम बिग फोर। जब तक ऑफर नहीं है तब तक इसको इवेल्युएट करने का सवाल ही नहीं बनता। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सवाल यहां पर कमेंट्स में डाल दीजिएगा, अपने फीडबैक कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कोई वीडियो बनाऊं रिसर्च कर क्रिस्प टू द पॉइंट वीडियो, तो आप उसके टॉपिक के सजेशंस मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिएगा एकाग्रता सीए चैनल को। और कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।